स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। और इसमें हमारा टॉपिक है उत्तर आधुनिकतावाद पोस्ट मॉडर्निज्म। इससे पहले के वीडियो में हम उत्तर आधुनिकतावाद की मीनिंग, डेफिनेशन और आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता में अंतर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर आधुनिक समाज की विशेषताएं क्या है। समाज में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम उस समाज को उत्तर आधुनिकवादी या पोस्ट मॉडर्निज्म सोसाइटी कह सकते हैं। उत्तर आधुनिक समाज के लक्षणों की कोई भी व्याख्या आधुनिक समाज के बारे में नहीं हो सकती है। समाज वैज्ञानिकों को द्वारा ये माना गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नए समाज की शुरुआत हुई और इस समाज की शिनाख्त कई नामों से की जाती है। उपभोक्ता समाज या उत्तर औद्योगिक समाज, दफ्तरशाही समाज, मीडिया समाज, इस तरीके से अलग अलग नामों से इस समाज की विवेचना की जाती है। इसी समाज को उत्तर आधुनिक समाज भी कहा जाने लगा है। उत्तर आधुनिकतावादी लेखक अपने आप को उत्तर संरचनावादी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मानते हैं। उत्तर संरचनावादियों का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभर कर जो नया समाज आया वह मुख्य रूप से उत्तर मार्क्सवादी समाज है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नए समाज का निर्माण हुआ उस समाज को लेकर सभी विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये समाज उत्तर आधुनिक समाज है, कुछ ने माना है कि ये उत्तर संरचनावादी समाज है, बल्कि कुछ विद्वान इसे उत्तर मार्क्सवादी समाज कहते हैं। तो यहाँ पे इसका तर्क है कि अब मार्क्सवादी सिद्धांत अप्रासंगिक है। आज जो सामाजिक विकास हो रहे हैं उन पर ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहाँ पहुंचकर समाज विज्ञान और दर्शन शास्त्र में एक बहुत बड़ी बहस खड़ी हो जाती है और इस बहस का मुद्दा ये होता है कि पुनर्जागरण के बाद जिस आधुनिक समाज का उदय हुआ, क्या उसकी अंत्येष्टि हो गई है या वो समाप्त हो चुका है। पुनर्जागरण के बाद 18वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने जिस आधुनिक समाज की व्याख्या की थी उसका मुख्य आधार वैसे वस्तुनिष्ठ विज्ञान, सार्वभौमिक नैतिकता और कला की स्वायत्तता पर जोर दिया गया था। दार्शनिकों ने ये कहा था कि एक ऐसी विशिष्ट संस्कृति का संचय किया जाना चाहिए जो दिन प्रतिदिन के जीवन को नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करती हो। इनकी आशा थी कि कला और विज्ञान का संवर्धन इस तरह होगा कि इनके माध्यम से न केवल प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, बल्कि संसार और स्वयं व्यक्ति भी नैतिक उत्थान, न्याय और मनुष्य के सुख को भी समझ सकेगा। लेकिन पुनर्जागरण के जो आदर्श, जो सपने थे, वह सभी धूल धूसरित हो गए। ये कह सकते हैं कि हम वह समाप्त हो गए, उनका अवमूल्यन हो गया। हुआ यह कि 18वीं शताब्दी के बाद विज्ञान, आचार और कला सभी अपने आप में स्वायत्त क्षेत्र बन गए। कला कला के लिए हो गई, विज्ञान विज्ञान के लिए हो गया और आचार आचार के लिए हो गया। ये सब कुछ क्षेत्र मनुष्य जीवन से विमुख हो गए। आज फ्रांस, अमेरिका और दुनिया के दूसरे भागों में सांस्कृतिक आधुनिकतावाद की बहुत कड़ी आलोचना हमें देखने को मिलती है। अमेरिका के डैनियल बेल ने इस प्रकार की आधुनिकता की बहुत अधिक आलोचना की। फ्रांस के नए दार्शनिक कहे जाने वाले विचारकों ने पुनर्जागरण की इस संपूर्ण विचारधारा का खंडन किया। इसका प्रभाव हमें ब्रिटेन और अमेरिका के विचारकों में भी देखने को मिलता है। जब हम उत्तर आधुनिकतावादी समाज की विवेचना के विवरण को देखने की बात करते हैं तभी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा आज भी अपनी अस्पष्ट अवस्था में है, न ही इसे अधिकांश लोगों ने समझा है। ऐसा लगता है कि उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा आधुनिकतावादी विचारधारा की प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुई है। शायद इसका उद्देश्य उभरती हुई नई संस्कृति
के तत्वों को अपने परिवेश में लाना है। 1950 और 1960 के दशक में जो नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था आई, उसका समावेश उत्तर आधुनिक समाज में किया गया है। इसके संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ संरचनावादी जैसे कि फोकार्ट है, डेरिडा है, ल्यूटॉर्ड है, ये सभी उत्तर आधुनिकतावादी विचारक रहे हैं। उत्तर संरचनावादी सिद्धांतों और उत्तर आधुनिकतावादी व्यवहारों में ऐसी कई समानता है कि इन दोनों को पृथक करना बहुत कठिन है। यहाँ पर हम उत्तर आधुनिक समाज के कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि पहली विशेषता है, उत्तर आधुनिक समाज की प्रवृत्ति विषयक सीमाओं का खंडन करती है। उत्तर आधुनिकतावाद की प्रकृति ध्वंसात्मक है। इसका जन्म ही प्रतिक्रियात्मक रूप में हुआ है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों, कला, साहित्य, दर्शन आदि की जो सीमाएं और उपसीमाएं बनी हैं, उत्तर आधुनिकतावादी को स्वीकार नहीं है। उत्तर आधुनिकतावाद इन्हें स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान इनकी कोई सीमा होनी चाहिए, कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। वास्तव में उत्तर आधुनिकतावाद उस युग का अंत मानता है जो ज्ञान को विशिष्टताओं में कैद करता है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ये मानते हैं कि यदि ऐसा युग या ऐसा समाज जो ज्ञान को कुछ विशिष्ट सीमाओं में बांध कर रखता है, ऐसे युग का अंत हो गया है। उत्तर आधुनिकतावाद इन सब कृत्रिम सीमाओं को उलट देता है, जोड़ देता है और वह एक संश्लेषणात्मक संदर्भ को भी अपनाता है। इसकी खोज तो नए पैराडिम, नए राजनीति और नए सिद्धांतों के लिए हुई है। ये नए सिद्धांत मार्क्सवाद और इसी तरह नारी आंदोलन और परंपरागत सिद्धांतों को नए साँचे में रखता है। उत्तर आधुनिकतावाद ऐसे आलोचनात्मक सामाजिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहता है जो हमारी समकालीन राजनीतिक समस्याओं पर नवीन सोच दे सकती है। इस प्रकार से अगली जो विशेषता है उत्तर आधुनिकतावाद की, वो है प्रचलित सैद्धांतिक रचनाएं केवल मात्र शब्दाडंबर एवं आलंकारिक होती हैं। इसका अर्थ यह है कि उत्तर आधुनिकतावाद समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और इसी भांति विविध ज्ञान शाखाओं में प्रचलित सिद्धांतों को भी अस्वीकार करता है। इस तरह के सिद्धांत केवल लफ्ज़ी मात्र में हैं जो विचारक की रूढ़िवादिता को बनाए रखते हैं। जॉर्ज रिचर ने सैद्धांतिक क्षेत्र में उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांत से 4 तरह के संश्लेषण करने की अपेक्षा की थी। जैसे उत्तर आधुनिकतावाद विशाल और भव्य सिद्धांतों को एकदम अस्वीकार करता है। उत्तर आधुनिकतावादी मानते हैं कि जो बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य सिद्धांत हैं वह सही नहीं है, वह गलत है। इस विचारधारा का प्रयास स्थानीय स्तर पर छोटे विचारों का संश्लेषण करना होता है। सबसे पहले ये विचारधारा विभिन्न ज्ञान शाखाओं द्वारा बनाई गई सीमाओं का खंडन करता है और इस विचारधारा को आगे बढ़ाता है कि विभिन्न ज्ञान शाखाओं से लिए गए विचार नए संश्लेषण को जन्म देते हैं। समाजशास्त्र में जो भी प्रचलित शब्द आडंबर पूर्ण सिद्धांत हैं उनका अभिथकरण होना चाहिए। इनके स्थान पर जहाँ जो भी महत्वपूर्ण मिल जाए उसे संश्लेषणात्मक सिद्धांतों में रखना चाहिए। ऐसा उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों की मान्यता है। सब कुछ मिलाकर उत्तर आधुनिकतावाद एक सशक्त जिहाद की घोषणा करता है। जिहाद मतलब एक प्रकार का युद्ध। इसकी मान्यता है कि जो कुछ सैद्धांतिक रचना है उसे तोड़ दो, उन रचनाओं का पुनर्विश्लेषण करो, नए सिद्धांत बनाओ और पुराने जो कुछ सैद्धांतिक वृत्तांत हैं उन्हें उत्तर आधुनिकतावाद संपूर्ण रूप से मटियामेट करता है। इसका उद्देश्य तो समाज के बारे में अधिक अच्छी समझ विकसित करना है। उत्तर आधुनिकतावाद मार्क्सवाद और प्रकार्यात्मकवाद का भी विरोधी है। उत्तर आधुनिकतावादियों में ल्यूटार्ड और उसकी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अग्रणी समझे जाते हैं। उनका कहना है कि आधुनिक समाज में मार्क्स ने कामगारों की मुक्ति का जो नारा दिया था, धन के संचय की जो चर्चा की थी और जिस वर्गहीन समाज के आविर्भाव की बात कही थी, उस सब की विश्वसनीयता उत्तर आधुनिकतावादी युग में खो गई है। मार्क्स का यह सिद्धांत केवल भव्य वृत्तांत मात्र सा रह गया है। ठीक मार्क्स की तरह
प्रकार्यवादियों में जॉर्ज हॉमन्स, टॉलकट पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन ने जिन सिद्धांतों को रखा वे भी केवल भव्य वृत्तांत मात्र हैं। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक इन सब आधुनिकतावादी विचारकों को केवल दकियानूसी विचारक मानते हैं। वे इनका समर्थन ही नहीं करते। ना तो इस समाज में कभी मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक बराबरी आ सकती है और ना ही पार्सन्स के द्वारा बताई गई सर्वसम्मति आ सकती है, ऐसा उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों का मानना था। ल्यूटोड और अन्य उत्तर आधुनिकतावादी विचारक यह कहते हैं कि जो आज का हमारा समाज व्यक्तिवादी और खंडित है, बराबर बना रहेगा। उत्तर आधुनिकतावादी समाज का विशेष वृत्तांतों और विज्ञान यानी सैद्धांतिक ज्ञान के बीच के संघर्ष से है। आज वृत्तांत ओझल हो रहे हैं, लेकिन उनका स्थान ग्रहण करने के लिए कोई दूसरे तत्व नहीं है। यह वृत्तांत प्रधान ज्ञान हमें केवल सौंदर्य ज्ञान देता है, उसकी उपयोगिता नहीं देता है। तो यहाँ पे हालत यह है कि आचार और विज्ञान के नाम पर सुंदर, शुभ और सत्य, ब्यूटीफुल, गुड एंड ट्रुथ पृथक होना स्वायत्त बन गए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम छोटी छोटी घटनाओं का अध्ययन करके समाज का निर्माण करते हैं। ये समाज ऐसा होगा जिसका सृजन बाजार की शक्तियाँ करेगी। सब मिलाकर उत्तर आधुनिकतावादियों का कहना है कि परंपरा से कही जाने वाली महान कहानियाँ आज के संदर्भ में अप्रासंगिक है। छोटी कहानियाँ सुंदर हैं, हमारे महान वृत्तांत केवल इतिहास के दर्शन बन जाते हैं, विशेषकर जब हम उन्हें आज की राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में देखते हैं। इसके ठीक विपरीत स्थानीय वृत्तांत, जो लघु वृत्तांत होते हैं, स्थानीय रचना शक्ति से जुड़े होते हैं। अगली विशेषता है ज्ञान का रूपांतरण। उत्तर आधुनिकतावाद की बहुत बड़ी विशेषता विज्ञान और तकनीकी है। उनका केंद्रीय तर्क विचारों के रूपांतरण का है। उत्तर आधुनिकतावादी अपने कथन का प्रारंभ भाषा से करते हैं। उनका कहना है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जो विचारों को अभिव्यक्ति देता है, इसीलिए भाषा का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से यानी भाषा विज्ञान के द्वारा होना चाहिए। उत्तर आधुनिकतावादी अपना अधिकतर सरोकार भाषा संबंधी सिद्धांतों से रखते हैं। इसके उपरांत वे संचार से जुड़ी हुई समस्याओं पर भी विचार करते हैं। भाषा का आज के संदर्भ में अधिकतम संबंध कंप्यूटर से माना जाता है, जो कि एक आधुनिकतम तकनीक है। वे संचार से जो सूचना मिलती है उसका भंडारण करते हैं और इसी संदर्भ में डेटा बैंक की चर्चा भी करते हैं। इसे तकनीकी और वैज्ञानिक संदर्भ में यदि हम देखें तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि तकनीकी रूपांतरण का जो कंप्यूटर द्वारा होता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव ज्ञान पर पड़ता है। वैसे सच में देखा जाए तो आज की जो मशीनें हैं विशालतम ज्ञान को सूक्ष्म रूप में रखकर इस व्यापारिक बाजार में डाल देती हैं। अब ज्ञान सीखने के तरीके, ज्ञान स्वयं का वर्गीकरण मशीनों द्वारा होने लगा है। रूपांतरण के क्षेत्र में ये एक प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। कितना आश्चर्य है, सैकड़ों पृष्ठों वाली पुस्तक एक फ्लॉपी में कैद हो जाती है। ल्यूटॉड का तो विश्वास है कि कोई भी ज्ञान आज के तकनीकीकरण और रूपांतरण में बदले बिना जीवित नहीं रह सकता। जैसे जैसे समाज उत्तर आधुनिक युग में आता है, ज्ञान के दर्जे में भी बहुत परिवर्तन या बहुत बदलाव हमें देखने को मिलता है। ल्यूटॉड की भविष्यवाणी है कि हमारे ज्ञान के भंडार में जो कुछ है, यदि उसका परिमापीकरण क्वांटिफिकेशन नहीं किया गया तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हमारा पुराना सिद्धांत कि ज्ञान जब तक मस्तिष्क में नहीं बैठता खो जाता है, आज बहुत ही विगत की बात से हमें प्रतीत होती है। आज की स्थिति में ज्ञान केवल ज्ञान के लिए हो गया है। अब तो ज्ञान बेचने के लिए भी अर्जित किया जाता है। अब ये सभी लोग स्वीकार करते हैं कि कंप्यूटर से निकला ज्ञान उत्पादन की बहुत बड़ी शक्ति है और आने वाले कई वर्षों में शक्ति की प्रतियोगिता, पावर कंपटीशन में ज्ञान का स्थान सर्वोपरि रहेगा। जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होगा वो उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। ये दूर की बात है कि बहुत ही शीघ्र ही विभिन्न राष्ट्र अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने का भागीरथ प्रयत्न करेंगे।
एक सीधा सा मुहावरा है, जिस देश के पास विविध सूचनाओं का अधिकतम भंडार होगा वह देश उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। यही देशों या राष्ट्रों के बीच कोई होड़ होगी, संघर्ष होगा, तो यही कि किसके पास कितनी अधिक सूचनाएं हैं। उत्तर आधुनिक युग में शायद विज्ञान की शक्ति इतनी इसलिए बढ़ जाएगी कि वह सूचनाओं के उत्पादन में बहुत अधिक ताकतवर हो जाएगा। उत्तर आधुनिकतावादियों का ये भी कहना है कि इस कंप्यूटर युग में ज्ञान का प्रश्न एक सरकार का प्रश्न है। अब सरकार ज्ञान के रूपांतरण, उत्पादन आदि के कार्यों को प्रशासन के हाथों से लेकर मशीनों को सौंप देगी। अब ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, जिन मशीनों में ज्ञान का भंडार भरा है उन मशीनों तक पहुंच किसकी होगी। वास्तव में ज्ञान की वो शक्ति है जो समाज के हित और अहित को निश्चित करती है। इसके संदर्भ में उत्तर आधुनिक युग की बहुत बड़ी विशेषता विज्ञान, तकनीकी और इस अर्थ में कंप्यूटर और ज्ञान का भंडारण, रूपांतरण मुख्य मुद्दे हैं। अगली विशेषता है वृत्तांत ज्ञान की अस्वीकृति। उत्तर आधुनिकतावादियों का बहुत बड़ा तर्क है कि मानव व भव्य कहे जाने वाले वृत्तांतों को कूड़े करकट में डाल दो। ये एक प्रकार की तोता रटन थे जिसे बराबर आधुनिकतावादी रखते आए हैं। आखिर वृत्तांत क्या है? वे कथाएं, वे मिथक, लोकप्रिय कहानियाँ, ये सब वृत्तांत के अंतर्गत आते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ, मिथक जैसे कि भीम की गदा से कुंड बन गया है और समुद्र पर सेतु बन गया है, राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से हुई है, और ऐसे ही कई प्रकार की कुछ पौराणिक कथाएं जो उत्तर आधुनिकतावादियों को पसंद नहीं है, रास नहीं आती हैं, वे इनका विरोध करते हैं। वृत्तांतों के विरोध का कारण ये बताया जाता है कि ये समाज की रूढ़ियों, परंपराओं और अंधविश्वासों को वैधता देते हैं। सामाजिक रूढ़ियाँ, बुराइयाँ और तर्क, अन्य परंपराएं इन वृत्तांतों से ही सशक्त और सुदृढ़ बनती हैं। जितना अधिक समाज परंपरागत होगा उसमें उतनी ही अधिक वृत्तांत होंगे। हमारे यहाँ वृत्तांतों का सिलसिला महाकाव्यों के काल से शुरू हुआ माना जाता है और इससे पहले पुराणों के आख्यान भी हमें मिलते हैं। मिथकों की बराबर भरमार है। मिथकों से जुड़ी कथाएं, वार्ताएं अब भी कोटि कोटि जनों के व्रतों और उपासना को दिशा देती हैं और उत्तर आधुनिकता इस तरह के महान वृत्तांतों को चुनौती देता है। नेक्स्ट विशेषता है उत्तर आधुनिकतावाद वैज्ञानिक ज्ञान का भी विरोधी है। वैज्ञानिक ज्ञान संपूर्ण ज्ञान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ऐसा उत्तर आधुनिकतावादियों का मानना है, लेकिन वास्तव में इसकी प्रतियोगिता और संघर्ष दूसरे प्रकार के ज्ञान से है जो वृत्तांत रूप में है। जिस प्रकार वृत्तांत से जुड़ा ज्ञान समाज की रूढ़ियों और परंपराओं को वैधता प्रदान करता है, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक ज्ञान सरकार को किसी भी मिथक की तरह वैधता देता है। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ये होते हुए भी वृत्तांत के ज्ञान को किसी ने भी वैज्ञानिक ढंग से नहीं परखा, क्योंकि वृत्तांतों के पुरोहित और पुजारी ऐसा कभी चाहते ही नहीं थे। इसलिए यदि आज हम विज्ञान का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस तरह से करें कि इससे उत्पन्न तकनीकी बाजार में बेची जा सके। जिस तरह वृत्तांत केवल किस्से कहानियाँ हैं, मिथक और आख्यान हैं जिनकी उपयोगिता घर में बैठी महिलाओं और घर में आंगन में रहते बच्चों के लिए है, वैसे ही बिना तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालयों के प्रयोगशालाओं में सिमट कर रह जाएगा। इन्हीं कुछ कारणों से उत्तर आधुनिकतावादी वृत्तांतों और वैज्ञानिक ज्ञान को उपेक्षा से देखते हैं। उत्तर आधुनिकता में वाणिज्यिक ज्ञान की प्रधानता है। जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी तब व्यवसायियों को लगा था कि जितना अधिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा उतना ही अधिक उत्पादन होगा, और पूंजी का वितरण किया। वस्तुओं के उत्पादन में अनुसंधान की भूमिका महत्वपूर्ण होती गई। बड़े बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की व्यवस्था है कि उनमें बड़ी लागत के अनुसंधान किए जाते हैं। इन अनुसंधानों का उद्देश्य प्रमाण प्रस्तुत करना होता है, लेकिन ये प्रमाण उसी स्थिति में ग्राह्य होता है जिस स्थिति में वे निवेश के अनुपात में उत्पादन दे सकते हैं। आज किसी भी विज्ञान और उसके अनुसंधान का उद्देश्य निवेश और उत्पादन में समीकरण पैदा करता है। हम ये कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावादी मानते हैं कि अब विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज करना नहीं है। इसका उद्देश्य तो निवेश की तुलना में उत्पादन के समीकरण को स्थापित करना है।
वैज्ञानिकों और तकनीशियों और उपकरणों को इसलिए खरीदा नहीं जाता है कि वे ज्ञान की तलाश करें। उनकी खरीदी तो इसलिए होती है कि वे प्रतिष्ठानों के मालिक को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। उत्तर आधुनिकतावादियों के संदर्भ में विज्ञान अपने आप में लक्ष्य नहीं है। अब इनकी दिशा सत्य के अन्वेषण से हटकर अधिक से अधिक उत्पादन करती है। इसी संदर्भ में शैक्षणिक संस्थाओं का अधिकतम जोर अब आदेशों की प्राप्ति पर न होकर कार्य निपुणता के लिए होता है। विश्वविद्यालयों में जब विद्यार्थी किसी नए आविष्कार को करते हैं तो ये नहीं पूछा जाता है कि आविष्कार उन्होंने किया है वो सही है। पूछा जाता है कि इस आविष्कार की उपयोगिता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ज्ञान के संदर्भ में उत्तर आधुनिक युग में इस बात की खोज की जाती है कि जो कुछ अनुसंधान से प्राप्त हुआ है क्या उसे बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा सकता है। शायद इस कारण अधिकतम व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने कामगारों को कार्य प्रवीणता देने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। अंतिम विशेषता है आधुनिक समाज की कला बुजुर्वा है, अतः यह अस्वीकृत है, ऐसा उत्तर आधुनिकतावादियों का मानना है। लियोटार्ड ने संपूर्ण कला को, चाहे वो चित्रकला हो, नृत्य कला हो या साहित्य शास्त्र हो, उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में देखा। कला का एक स्वरूप धार्मिक और सांस्कृतिक है। इसका संबंध धर्म से है। इस कला को हम अजंता एलोरा की गुफाओं में देखते हैं या कोणार्क के खजुराहो के मंदिरों में देखते हैं। कला का दूसरा स्वरूप दरबारी कला है। इसे हम मुगल कालीन या राजपूत काल में देख सकते हैं। राजपूत काल की जो कला है उसमें हम देख सकते हैं। कला का तीसरा प्रकार बुजुर्वा है। सांस्कृतिक और दरबारी कला प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जीवन की प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। दूसरी ओर बुजुर्वा कला का स्वरूप जीवन प्रक्रिया के बाहर है। यह उपभोक्तावादी कला है और इस कला में कलाकारों का कोई सामाजिक कार्य नहीं है। ये कला केवल कला के लिए है। इसका जीवन की व्यवहारिकता से कोई सरोकार नहीं होता है। ऐसी बुजुर्ग कला तो केवल सौंदर्य उपासना मात्र है। जीवन के उतार चढ़ाव से इसका कोई जुड़ाव नहीं होता है और इसी कारण उत्तर आधुनिकतावादियों को ये स्वीकार नहीं है। उत्तर आधुनिकतावादियों का सैद्धांतिक आंदोलन आज एक निश्चित पड़ाव पर अवश्य आ गया है। समाजशास्त्र में कई ऐसे सिद्धांतों की शुरुआत हो गई है जो कि अलग अलग विद्वानों से बहुत कुछ उधार लेते हैं। कुछ सिद्धांतों का विश्लेषण एक से अधिक स्तरों पर भी किया जा सकता है। परंपरा से सिद्धांतों का विश्लेषण एक से अधिक स्तरों पर किया जा सकता है और परंपरा से सिद्धांतों को निश्चित सीमाओं में बांधने वाली जो रेखाएं थी वो आज थोड़ी धुंधली और कमज़ोर सी हो गई हैं। जैसे कि मार्क्स के सिद्धांत का विभिन्न संदर्भों में आज जो विश्लेषण किया जा रहा है वो इस संपूर्ण सिद्धांत को अनेक स्तरों पर देख रहा है। अब तक मार्क्स का सिद्धांत द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद के संदर्भ में देखा जाता था। उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांत की इस रेखा को लांघकर अब मार्क्स का विश्लेषण प्रकार्यवाद के स्तर पर करते हैं। यहाँ पर प्रकार्यवाद और द्वंद्ववाद की सीमाएं टूट गई हैं और उत्तर आधुनिकतावाद में अधिक से अधिक रुझान संश्लेषण और एकीकरण की ओर हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर आधुनिकतावाद का यदि कोई समाजशास्त्री सिद्धांत है तो वह संश्लेषणात्मक और एकीकृत सिद्धांत है। उत्तर आधुनिकतावादियों के संश्लेषणात्मक सिद्धांत पर कई प्रकार के संदेह भी प्रकट किए गए हैं। यदि सभी समाजशास्त्री सिद्धांत अन्य सिद्धांतों की आधारित से संश्लेषणात्मक एकीकृत भव्य सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ऐसा मानना था विद्वानों का। यदि कुछ ऐसे प्रयास हुए तो उन पर सभी की सहमति होना संभव नहीं है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा कहा जा सकता है। इस तरह से कोई सिद्धांत नहीं बन सकता जिस पर भरोसा किया जा सके। उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांतवेता आधुनिकतावाद की आलोचना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जीवन का कोई भी पहलू उसकी आलोचना से बच नहीं पाया है। वे महान वृत्तांतों से कम नहीं हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित आज के लघु वृत्तांत कल महान वृत्तांत बन जाएंगे। रोचक तथ्य यह है कि हाल में जो नई कृतियाँ सिद्धांत के क्षेत्र में प्रकाशित हो रही हैं वे उत्तर आधुनिकता से एक और युग आगे है। इन सिद्धांतवेताओं का कहना है कि उत्तर आधुनिकतावाद के बाद और कौन सी विचारधारा आएगी। हर्बर्ट साइमंड्स और माइकल बिलिंग, इन्होंने यह आग्रह किया है कि उत्तर आधुनिकता के बाद हमें राजनैतिक और प्रैक्सिस से जुड़ी विचारधाराओं का पुनर्निर्माण करना होगा।
उत्तर आधुनिकतावाद के बाद के समाज में नारी आंदोलन, दलित उत्कर्ष, आलोचनात्मक मार्क्सवाद पर चिंतन की आवश्यकता है। कहाँ तक उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के बाद के समाज से जुड़े हुए समाजशास्त्रीय सिद्धांत समाज को खुशहाली की ओर ले जाएंगे, ये हमें भविष्य में ही पता चल पाएगा।